Concept of hyperconjugation is also very much important for organic chemistry. हाइपरकंजुगेशन की बात इसलिए हुई क्योंकि ऐसा देखा गया जब हम प्रोपीन लेते हैं, जब हम इथीन लेते हैं और जब हम इथेन लेते हैं तो ऐसा देखते हैं इन केस ऑफ इथेन ये पर्टिकुलर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखी गई दिस विल बी 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब प्रोपीन में देखा गया कि इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.49 एंगस्ट्रॉम प्ले, और इसकी वैल्यू भी 1.34 से थोड़ी सी ज़्यादा आती है। तो आखिर ये पर्टिकुलर 1.49 कैसे हुआ? बेंजीन में तो 1.39 को एक्सप्लेन करने के लिए हमने रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पे केवल माइनस आई और वे वीक है माइनस आई। इस केवल माइनस आई और वीक माइनस आई की बेसिस पे हम इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं सोच सकते हैं, इसलिए कोई नया कॉन्सेप्ट लेना होगा। और सबसे बड़ी बात, यही पर्टिकुलर डबल बॉन्ड जब आगे बढ़ते हुए बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये CH3 डबल बॉन्ड मतलब ये वाला केस है, और इसी पर्टिकुलर में जब हम बेंजीन से डायरेक्टली अटैचमेंट टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का कर देते हैं और किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं, तो ये देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी कम है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जो इंडक्टिव इफेक्ट में कि इस पर्टिकुलर का प्लस आई बहुत ज़्यादा होता है और इस पर्टिकुलर प्लस आई कम होता है। जो इसका प्लस आई कम है और इसका प्लस आई ज़्यादा है, तो फिर इसकी रिएक्टिविटी कैसे ज़्यादा होगी? ये एक एबनॉर्मल रिएक्शन था क्लियर, और इसको इस रिएक्शन को बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं क्लियर। तो इस पर्टिकुलर को एक्सप्लेन करने के लिए जो नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ वो नया कॉन्सेप्ट था हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन में ये बोला गया कि सिग्मा ऑर्बिटल क्लियर, ये जो पर्टिकुलर अगर प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन में ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पर्टिकुलर कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड्स हैं क्लियर, और ये हमने एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेते हुए ये मैंने पाई बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये आपके पास प्रोपीन है क्लियर। तो ये बोला गया कि इस पाई ऑर्बिटल का अगर इसके सिग्मा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाए और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बने क्लियर, और इस पर्टिकुलर के द्वारा अगर ये सब्लिशन करते हैं CH2 CH CH2 निगेटिव और यहाँ पे H+, मतलब ये जो पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड है, ये जो पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड है, तो इस सिग्मा बॉन्ड का इस पाई बॉन्ड के साथ अगर हम ओवरलैपिंग करा दें और इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को एज सच बाहर निकाल दें, ऐसा सोच लें, तो सिग्मा ऑर्बिटल का एडजेसेंट पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैपिंग, इसके बेसिस पे एक नया कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और ये एक्सप्लेन कर सकता है कि सिस्टम में इसकी बॉन्ड लेंथ 1.39 कैसे आई क्लियर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि इंडक्टिव इफेक्ट की जो वैल्यू है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो तब तक सही है जब तक ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से अटैच है क्लियर, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। इस पर्टिकुलर का आइसोप्रोपाइल का पावर इस पर्टिकुलर से कम है जब तक ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इथाइल का पावर इससे कम है जब तक ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और मिथाइल का पावर सबसे कम है। लेकिन यही पर्टिकुलर अगर पाई बॉन्ड से अटैच हो जाए, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से अटैच हो जाए क्लियर, मतलब इनका अटैचमेंट क्लियर, इस पर्टिकुलर का अटैचमेंट अगर हमने पॉजिटिव चार्ज वाले सिस्टम से करा दिया, मतलब कार्बोकैटायन से करा दिया, अगर मैंने फ्री रेडिकल के साथ करा दिया, या इवन मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से करा दिया क्लियर, इस पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप का टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल और मिथाइल का अगर मैंने अटैचमेंट इनमें से किसी के साथ भी करा दिया, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन और बेंजीन, तो ऐसा देखा गया कि ये जो ऑर्डर है जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, और उल्टा होने के बेसिस पे ये जो ऑर्डर बनता है वो ये बन जाता है कि टर्सरी ब्यूटाइल सबसे कम, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल और लास्ट में मिथाइल, और इसी एबनॉर्मल कंडीशन को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हाइपरकंजुगेशन। मतलब इसका सिग्मा ऑर्बिटल इस पर्टिकुलर के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ या इस पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के साथ या इसके पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के साथ ओवरलैप कर जाए, और ओवरलैपिंग के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी इन केस ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल क्लियर, इवन इन केस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर हमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन को पता करना है तो हमें ये चेक करना है कि इनके बगल में जो कार्बन लगा हुआ था उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं क्लियर। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हाइपर कंजुगेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा पॉजिटिव फ्री रेडिकल या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होना चाहिए हाइड्रोजन,
मतलब इनको घेर लो। क्लियर? चाहे वो कार्बोकेटायन हो, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, चाहे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन या बेंजीन का हो, इनको घेर लो। और घेरने के बाद इनके जस्ट बगल वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतना सिस्टम में हाइपर कंजुगेशन होगा। जैसे अगर मान लो मैंने प्रोपीन की बात कर ली है, इस प्रोपीन में यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के द्वारा भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। और हाइपर कंजुगेशन से हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। हम हाइपर कंजुगेशन से इस हाइड्रोजन का सिग्मा जो ऑर्बिटल है इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ करा सकते हैं, और इसमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो जो स्ट्रक्चर होता है H डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव चार्ज। इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन का अगर मैं हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्वमेंट करता तो ये सब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आता, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से क्रिएट होता। तो इसमें मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। अगर इस हाइड्रोजन का प्रोटॉन का इस कार्बन के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली रेजोनेंस की तरह चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट अगर एग्जैक्टली रेजोनेंस की तरह चल रहा है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, तो इसीलिए हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर? कॉन्सेप्ट एकदम रेजोनेंस की तरह ही है। अगर मान लो इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को मैं पूरी तरह से निकाल देता और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर देता, तो अगर यहाँ पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज होता तो जो केस होता A डबल बॉन्ड B C हैव नेगेटिव चार्ज, और मैं आसानी से रेजोनेंस हो सकता था। लेकिन सिस्टम की वेसिनिटी में हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में मौजूद हो, मतलब ये सिस्टम से बाहर ना निकले और उसके बाद अगर रेजोनेंस हो जाए, तो इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। ये कार्बोकेटायन में भी हो सकता है, इवन फ्री रेडिकल में हो सकता है, और इवन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बेंजीन भी हो सकता है। अगर मैं कार्बोकेटायन की बात करता हूँ तो इसी पर्टिकुलर में यहाँ पे सोच लेना है पॉजिटिव चार्ज, और अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज सोचा तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर के हाइपर कंजुगेशन से हम जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई और ये प्रोटॉन फ्री निकल गया। इसी तरह से इसके साथ हो सकता है, इसी तरह इसके साथ हो सकता है। तो यहाँ भी 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। इवन ये पर्टिकुलर कार्बोकेटायन की जगह अगर फ्री रेडिकल होता तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो जरूरत हमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की है, और अगर जरूरत एक ही इलेक्ट्रॉन की है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से केवल एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। क्लियर? एक बार यहाँ से पॉसिबल है, एक बार यहाँ से पॉसिबल है, तो इनके बीच में रेजोनेंस, इनके बीच में भी बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी जो बात की जाएगी नो बॉन्ड रेजोनेंस की जाएगी। क्लियर? अगर मैं इसी पर्टिकुलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बेंजीन के केस में ले आऊं और ऐसे भी सोचूं, तो यहाँ भी आपने देखा कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो एग्जैक्टली वही वाला केस है टॉलुइन में भी। हम इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को निकाल दें प्रोटॉन के रूप में और इसके साथ ओवरलैपिंग करा दें, और ओवरलैपिंग कराने के बाद हम जो कॉन्सेप्ट बनाएंगे वो बन जाएगा नेगेटिव डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और ये H+। और इसी के बेसिस एक्सप्लेन करते हैं कि टॉलुइन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का टैग इन्हीं पोजीशन पे होता है। क्लियर? तो पहचानने का तरीका क्या है कि सबसे पहले कार्बोकेटायन को, फ्री रेडिकल को और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेर लो। घेरने के बाद उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को देखो, अगर उसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है तो उस केस में जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे। क्लियर? ये तो बेसिक है। फिनार एक किताब है जिस किताब में अल्काइंस के लिए भी हाइपर कंजुगेशन दिया हुआ है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो आपके दिमाग में केवल चीज़ जाननी चाहिए कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेंजीन का या अल्कीन का। मैं इंपॉर्टेंट फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे बॉन्डिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए। अगर आपने कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सोच लिया, क्लियर, और अगर आपने केस कुछ इस तरह से सोचा कि CH3CO और H, मतलब यहाँ पे जो बॉन्डिंग आपने सोच लिया कार्बन ऑक्सीजन का, तो इस केस में हमें हाइपर कंजुगेशन नहीं सोचना है। इस केस में जो कॉन्सेप्ट सोचते हैं वो कॉन्सेप्ट सोचते हैं टॉटोमरिज्म, और यहाँ से हाइड्रोजन का मूवमेंट करते हैं, और हाइड्रोजन का मूवमेंट से हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? तो अगर हमने कार्बन ऑक्सीजन सोच लिया, अगर हमने कार्बन सल्फर सोच लिया, क्लियर, उस केस में अगर हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन सोच लिया, उस केस में हमें हाइपर कंजुगेशन नहीं सोचना है।
तो हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन केवल 3 जगहों पे है, ओनली कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन। ऐसे केसेस हैं हाइपर कंजुगेशन होगा। क्लियर?